लास्ट टाइम हम लोग ने क्या पढ़ा था, चैप्टर चालू किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। उसमें कांटेक्ट एंगल के बारे में सीखा था, हाउ टू डिटरमाइन द कांटेक्ट एंगल, एक डेफिनेशन पढ़ा था। कैसे पढ़ा था डेफिनेशन देख लो, मैंने पहले से बना के रखा है 4 एक्सप्लेनेशन तुम्हारे चैप्टर में, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में से 4 पॉइंट ये कि अगर लिक्विड सरफेस चेंज होता है या सॉलिड या लिक्विड सरफेस सॉलिड सरफेस चेंज होता है या लिक्विड जिसकी डेंसिटी चेंज होती है तो कांटेक्ट एंगल चेंज होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, कांटेक्ट एंगल जो होता है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, या तो हम सेम लिक्विड को अलग अलग सॉलिड सरफेस में डालें या तो अलग अलग लिक्विड सेम सॉलिड सरफेस में डालें, ठीक है। उससे कांटेक्ट एंगल में चेंज आता है। तो हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था कि कांटेक्ट एंगल कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम लोग ऐसे किए थे, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस। अगर ये लिक्विड का फ्री सरफेस है तो यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक टेंजेंट ऐसा होगा, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड अवे फ्रॉम द सॉलिड एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द सॉलिड अवे फ्रॉम द लिक्विड। ये एंगल क्या आता है, थीटा, ठीक है। मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, उसको क्या बोलते थे, कांटेक्ट एंगल। तो ये कांटेक्ट एंगल का क्या था, 4 अलग अलग क्या है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या दिया है कि अगर वाटर इन ग्लास बीकर है, पहला एग्जांपल है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वाटर इन ग्लास बीकर, ठीक है। वहां पे क्या है कि अगर पानी को ग्लास के बीकर में रखोगे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे जो कांटेक्ट एंगल बनेगा, कांटेक्ट एंगल बनेगा, किस लिए बना कांटेक्ट एंगल, ये मेनिस्कस का जो शेप है वो चेंज हो गया। मेनिस्कस का जो शेप है वो चेंज हो गया। पानी कैसा था, पानी पहले ऐसा रहता है ना, पानी प्लेन रहता है ना, उसके बाद जैसे ही उसको ग्लास के बीकर में रखा तो मेनिस्कस का शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब ये शेप जो आया उसकी वजह से इस पॉइंट पे कांटेक्ट एंगल चेंज हो गया है। तो कांटेक्ट एंगल कैसा हो गया है, एक्यूट हो गया है। इधर का कैसा केस है, कांटेक्ट एंगल एक्यूट है। वाटर कैसा है, आयनाइज्ड वाटर है। वाटर कैसा है, आयनाइज्ड वाटर है। तो जब भी हम आयनाइज्ड वाटर को रखेंगे तो कांटेक्ट एंगल एक्यूट होगा। तो कांटेक्ट एंगल जब एक्यूट होगा तो क्या करेगा, कंप्लीटली वेट द सॉलिड। तो ये जो सॉलिड सरफेस को कंप्लीटली क्या कर देगा, वेट कर देगा, ठीक है, गीला कर देगा। समझ में आया, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, मर्क्यूरी इन ग्लास बीकर। तो अगर वही मर्क्यूरी को तुम ग्लास के बीकर में रखो तो यहाँ पे मेनिस्कस का शेप कैसा है, कॉन्केव है। यहाँ पे मेनिस्कस का शेप कैसा है, कॉन्वेक्स है। कैसा शेप है, कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे क्या है, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड अवे फ्रॉम द, क्या था, अवे फ्रॉम द सॉलिड, अवे फ्रॉम द सॉलिड, अंदर नहीं लेना है। अगर अंदर ले लोगे तो ये एंगल बनेगा जो कि गलत एंगल होगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड अवे फ्रॉम द सॉलिड, टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस अवे फ्रॉम द मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। तो ये जो एंगल बना कैसा बना, ऑब्ट्यूज एंगल बना। कैसा एंगल बना, ऑब्ट्यूज। अगर यहां से देखना चाहते तो भी देख लो, ये टेंजेंट बन रहा है, इधर बना है, तो ये जो एंगल है कैसा है, कांटेक्ट एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज। अगर कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज से मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां पे लेस देन 90 डिग्री था। जब भी ऑब्ट्यूज कोई भी ऐसा लिक्विड जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है, ये मेनिस्कस का शेप कैसा है, कॉन्वेक्स। तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है वो कभी भी सॉलिड सरफेस को बेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब उसका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन क्या होती है, प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो वो प्रॉपर्टी जिसके पास ज्यादा होती है उसका कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज आता है, दैट इज ग्रेटर देन 90 आता है, और वो कभी भी सॉलिड सरफेस को बेंड नहीं कर सकता। समझ में आया, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, सिल्वर बीकर, सिल्वर ग्लास बीकर बोलो या सिल्वर बीकर बोलो विद प्योर वाटर। मतलब अगर कोई प्योर वाटर को, कोई प्योर वाटर मतलब डी आयनाइज्ड वाटर इसको बोलते हैं, डी आयनाइज्ड, इसीलिए इधर लिखा है मैंने आयनाइज्ड वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, डी आयनाइज्ड वाटर। सबको समझ रहे हैं ना। तो जब डी आयनाइज्ड वाटर को लोग रखोगे तो कैसा सरफेस आ रहा है, मेनिस्कस का प्लेन मेनिस्कस आ रहा है। प्लेन मेनिस्कस में कांटेक्ट एंगल कैसा है, 90 डिग्री। समझ में आया। तो अभी मैंने तुमको 3 केस बताया। सेम पानी था, ग्लास बीकर में रखा था, कॉन्केव मेनिस्कस बन रहा था, फिर मर्क्यूरी को कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है, अभी प्योर वाटर का वापस से प्लेन मेनिस्कस बन रहा है। और वही प्योर वाटर को अगर प्लेन ग्लास में रखोगे, ये ग्लास कैसा है, प्लेन ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, पानी सेम था, देखो इधर लिक्विड सेम है लेकिन क्या है, सॉलिड सरफेस चेंज हो गया, उससे भी कांटेक्ट एंगल भी चेंज आ गया। अब यहाँ पे जो मेनिस्कस का शेप बना है वो कैसा है, कंप्लीटली हेमिस्फेरिकल सरफेस, कंप्लीटली हेमिस्फेरिकल इसको बोलते हैं। कुछ ऐसा है, ऐसा
ऐसा। अब देखो यहाँ पे अगर टैंजेंट बनाओगे तो सॉलिड सरफेस का टैंजेंट ऐसे बनेगा, लिक्विड सरफेस का भी टैंजेंट कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, जिसकी वजह से कांटेक्ट एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सबको यहाँ तक समझा? तो कांटेक्ट एंगल लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अपना कहां पे एंड किया था, कांटेक्ट एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका डेफिनेशन बताया था, ठीक है। अब ये 4 एग्जांपल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या सीखेंगे, आगे सीखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कि जो कांटेक्ट एंगल चेंज हो रहा है अलग अलग सॉलिड में डालने की वजह से, सेम लिक्विड को अगर अलग अलग सॉलिड में डालोगे तो भी कांटेक्ट एंगल चेंज होगा, या एक ही सॉलिड सरफेस में या सॉलिड कोई भी मटेरियल में सेम लिक्विड डालोगे तो भी कांटेक्ट एंगल क्या होगा, चेंज होगा। तो कांटेक्ट एंगल किस पे डिपेंड करता है कि जिस ये जो लिक्विड है जो सरफेस के कांटेक्ट में है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर लिक्विड के सरफेस में ये देखो कांटेक्ट एंगल दो चीज पे डिपेंड करता है, क्या क्या, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये अगर तुम्हारा लिक्विड है ये तुम्हारा सॉलिड है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी को भी अगर चेंज करोगे तो भी कांटेक्ट एंगल चेंज होगा, या लिक्विड की प्रॉपर्टी को भी चेंज करोगे जैसे उसकी डेंसिटी चेंज करोगे तो भी कांटेक्ट एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो टाइप का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कि मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत बताया है, पहले भी लास्ट लेक्चर में शायद बताया था। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर कांटेक्ट एंगल, ठीक है। कांटेक्ट एंगल का कैसे एक्सप्लेनेशन है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में मतलब फोर्स के बेसिस पे। अभी दो टाइप की फोर्स है नेचर में, कैसे फोर्स है, एक कोहेसिव है। अभी देखो नेचर में 4 मेन फोर्स है, उसमें से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें से दो टाइप की फोर्स निकल के आते हैं जिसको बॉडी फोर्सेस बोलते हैं। एक टाइप होता है बॉडी फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सब टॉपिक है एक बॉडी फोर्सेस में आते हैं कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों के डिपेंडेंस पे कि किसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, किसका अधेसिव फोर्स ज्यादा होगा, उसकी वजह से लिक्विड का शेप जो होता है वो चेंज होता है। मेन 2 टाइप का एंगल बनता है, एक होता है अक्यूट एंगल और दूसरा क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो वो कैसे बनता है देख लो, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ले लो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में स्क्वायर रूट 2 के हिसाब से दिया हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो पहला है अधेसिव फोर्स वर्सेस बोल सकते हो कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो अधेसिव फोर्स क्या होता है, दो अलग अलग लिक्विड हो या एक लिक्विड हो एक सॉलिड हो, तो दो अलग अलग सरफेस अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में कैसा फोर्स रहता है अधेसिव फोर्स, और सेम सरफेस के कांटेक्ट में कैसा फोर्स रहता है या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स रहता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो अभी जो पहला केस लिया था, पहला केस लेते हैं और फोर्स के हिसाब से 4 को डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या लिया था, वाटर इन ग्लास बीकर, यही वाला केस लिया था। तो वाटर इन ग्लास बीकर में क्या था कि ऐसा शेप आ रहा था, कुछ ज्यादा स्फेरिकल नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें मेनिस्कस होता है, कॉन्केव मेनिस्कस ऐसा बनता है। तो अभी ऐसा क्यों आ रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कांटेक्ट एंगल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इधर से ही सारा एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो इधर पे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ कि मान लो ये तुम्हारा इसका मॉलिक्यूल है ग्लास का और ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है वाटर, ये क्या है ग्लास। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में चल रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स के मेनिस्कस का शेप कॉन्केव क्यों बना, उसका रीजन देखो। अगर इसके बेसिस पे ये यहाँ पे जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो ये मॉलिक्यूल्स भी इसको खींचना चाहेगा, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, मतलब कौन से साइड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स
लग रहा है और कैसा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, पानी पानी के बीच में कैसा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। लेकिन यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे जो ग्लास का मॉलिक्यूल्स है, उन दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, अडहेसिव फोर्स। कैसा फोर्स है, अडहेसिव फोर्स। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, अडहेसिव फोर्स। और ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा है, कोहेसिव फोर्स। वाटर की जो कोहेसिव फोर्स होती है, कोहेसिव फोर्स होती है वो उतनी नहीं होती, उससे ज्यादा अडहेसिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये ऊपर खिंच जाता है। समझ में आया? अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता, सरफेस टेंशन ज्यादा होता, तो ये ऊपर जाता ही नहीं। ये कैसा रहता है, ये क्रीम पानी ऐसा रहता। लेकिन पानी थोड़ा सा ऊपर गया, इसका मतलब क्या है कि इनका जो कोहेसिव फोर्स है, दैट इज ये वाला फोर्स जो है, पानी वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अडहेसिव फोर्स है, वो उनके कोहेसिव फोर्स है, वो उनके सरफेस टेंशन वाले फोर्स से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ऐसे थोड़े से लिफ्ट हो जाते हैं ऊपर। ऊपर कौन खींच लेता है इनको, ग्लास के मॉलिक्यूल्स खींच लेते हैं। या तो ऐसे भी कह सकते हो कि जो अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स का टुवर्ड्स ग्लास मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा है एज कंपेयर टू खुद के वाटर मॉलिक्यूल्स में। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे क्या रीजन है कि द कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अडहेसिव फोर्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का अडहेसिव फोर्स उसकी कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका पहला रीजन सबको समझ में आया, कॉन्टैक्ट एंगल कैसा होगा, अक्यूट होगा। सबको समझा? ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा केस क्या है, फटाफट करने में। दूसरा क्या है, मर्क्यूरी इन ग्लास बीकर। यही वाला केस था ना, मर्क्यूरी इन ग्लास बीकर का भी देख लो। उसका कैसा है कि अगर तुम्हारा लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरी का कैसा आता है शेप, कॉन्वेक्स। कैसा शेप आता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस आता है। अब कॉन्वेक्स मेनिस्कस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये तुम्हारा क्या है, थीटा है, ऑब्ट्यूज है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो ये जो है यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल सबसे पहले कैसे होंगे, ऐसे प्लेन में होंगे, प्लेन होंगे। लेकिन 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 सिंस पानी का मर्क्यूरी का जो मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले ऐसे प्लेन सरफेस बनाएंगे, प्लेन मेनिस्कस बनाएंगे। लेकिन सिंस मर्क्यूरी का जो अडहेसिव फोर्स है वो बहुत कम है, उसका कोहेसिव फोर्स खुद का क्या ज्यादा है। मतलब मर्क्यूरी का जो सरफेस टेंशन है बहुत ही ज्यादा है, सरफेस टेंशन ज्यादा है, मतलब उसका खुद का मर्क्यूरी का जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ही हाई है एज कंपेयर टू अडहेसिव फोर्स, मर्क्यूरी का अडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो मतलब मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच के मॉलिक्यूल्स है, अगर मान लो ये दोनों मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तब इनका क्या ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे तुम एक ग्लास के मॉलिक्यूल बना लो, ध्यान से देखो, ये ग्लास का मॉलिक्यूल और ये दो मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ग्लास के मॉलिक्यूल क्या करता है, मर्क्यूरी को अपने पास खींचता है और सोचता है कि वैसा अपर मेनिस्कस बना लूं, लेकिन वैसा नहीं बन पाता। तो क्या होता है, मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच में जो इन लोगों का अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बचता, इस साइड में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बचता, ये इतने पार्ट है, तो नो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बचते, तो शेप कैसा हो जाता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो जाता है। सबको समझा? तो ये मर्क्यूरी का हो गया। सबको समझा? तो अडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स में क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा चीज है तो इन स्टैंडर्ड क्या बोल सकते हैं कि वाटर के केस में, वाटर और मर्क्यूरी का ले लो, मेन तुम्हारा दो है, वाटर बोलो या केरोसिन बोलो, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, तो वाटर के केस में क्या साथ था कि उनका अडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, और मर्क्यूरी के केस में कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन अडहेसिव फोर्स। ऐसा वाला केस था। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट एंगल आता था वो क्या आता था, अक्यूट आता था, और यहाँ पे जो कांटेक्ट एंगल आता था वो ऑब्ट्यूज आता था। बस यही तुमको रिमेंबर करना है। ठीक है, तो जो अक्यूट एंगल वाला बनाते हैं उनका जो क्या होता है, अडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है, मतलब सरफेस टेंशन कम होता है। इनका कोहेसिव फोर्स जो होता है, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या करते हैं, सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करते हैं और ये सॉलिड सरफेस को वेट करते हैं। ठीक है, तो ये था पीरियोडिकल एक्सप्लेनेशन कांटेक्ट एंगल का। आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था मैं। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। मेन टॉपिक हमारा क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कॉन्टैक्ट एंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ कॉन्टैक्ट एंगल। ध्यान से देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल के लिए कौन सा एक्सप्रेशन? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अभी वो कैसे डिराइव करते हैं उसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल का अगर तुमको बोलूं कि मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है a बार, ये वेक्टर है b बार, ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर है, सेम यहाँ से उनका ओरिजिन है, और इसका अगर रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं तो ये क्या होता है? r बार, यही होता है ना। a बार अगर ये है, b बार ये है, तो ये r बार होगा। मान लो ये टोटल एंगल क्या है? थीटा। पूरा टोटल एंगल क्या है? थीटा, ठीक है। और तो मतलब मैं बोलूं कि एंगल ए बी, यहाँ पे अगर सी ले लोगे, टोटल सी ले लोगे, तो मान लो ये कैसा है? थीटा, ठीक है। ये टोटल एंगल कैसा है? थीटा। ये ए बार वेक्टर है, बी बार वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ये है। अभी मान लो जो एंगल है इसका ए बार और आर बार के बीच का, ए बार और आर बार के बीच का एंगल मान लो अल्फा है। तो मैथमेटिकल में एक फॉर्मूला है tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा अगर यहाँ से निकाल लेते हैं थीटा या tan अल्फा बोलेंगे, राइट। तो अगर मैं ये एंगल निकालने जाऊँ, ध्यान से सुनना, मैंने एक वेक्टर बनाया a बार, मैंने दूसरा वेक्टर बनाया b बार, उसका रिजल्टेंट निकला r बार। टोटल एंगल कैसा है? थीटा। अगर ये स्मॉल एंगल ले लूं a बार और r बार के बीच का अल्फा, और दूसरा कुछ नहीं देता, दूसरा मैं लेता हूँ कि ये ऐसा ब्लैंक रहने देता हूँ, तो उससे अगर मैं tan अल्फा निकालूं, उससे मैं अगर tan अल्फा निकालूं तो पता है क्या वैल्यू आती है? tan अल्फा का वैल्यू आता है b, यहाँ से b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ऐसा कोई फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जान लो कि अगर कोई एंगल यहाँ से रिजल्टेंट बनता है और a बार और r बार के बीच का एंगल अल्फा है, तो वो अल्फा अगर तुमको निकालना है या डिटरमाइन करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब यहाँ पे b कैसा है? b एक ऐसा एंगल है जिसके बीच का हम लोगों ने कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है, मतलब कोई अल्फा या बीटा मेंशन नहीं किया है। तो ट्रिक क्या है कि तुम लोगों को ये प्लेस पे क्या आएगा? ऐसा वेक्टर आएगा जिसका एंगल हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है, मतलब that vector angle which has not been considered, मतलब जो हम लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया है वो वाला एंगल आएगा, ठीक है। जैसे अल्फा निकालो तो उसका अपोजिट जो नहीं कंसीडर किया वो एंगल, वो वाले एंगल का, ये वाले एंगल का, ठीक है, हम लोग को बी वाला वेक्टर लेना है। जैसे मान लो अभी एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, मान लो ये कैसा है? सी, ये कैसा है? डी बार, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? आर बार। किसी ने बोला डी बार और आर बार के बीच का एंगल अल्फा, तो अभी यहाँ से tan अल्फा क्या होगा? यहाँ से tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू c sin थीटा अपॉन d प्लस c cos थीटा। समझ में आया? तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो एक ये मैथमेटिक्स का लॉजिक याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, इसी के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि एंगल जो मेनिस्कस का शेप क्यों ऑब्ट्यूज होता है और क्यों एक्यूट होता है। समझ में आया? वो इंपॉर्टेंट है। तो इतना लिख लो सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी इसका यूज हम लोग को पता चलेगा कि कैसे यूज है इसका। हो गया? अभी देखो कैसे यूज आएगा इसका, पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कॉन्टैक्ट एंगल, अभी हम लोगों ने थोड़ा लॉजिक देखा, एक फॉर्मूला आया था, अभी उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? एक एक्सप्रेशन से हम लोग सारा निकालेंगे। देखो एक फॉर्मूले से जो हम लोगों ने डिराइव किया,
मान लो ये लिक्विड है, एक बीकर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड बीकर के अंदर रखा हुआ है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे सारे किसके मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे कैसा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। मॉलिक्यूल्स क्या करना चाहेंगे, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे सरफेस टेंशन की वजह से। तो मैं बोलूं फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स कौन से डायरेक्शन में होगा, नीचे, ठीक है। तो ये कैसा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, इसको सी लिख लेते हैं, कोहेसिव फोर्स, समझ में आया। और यहाँ पे जो ग्लास का मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में सॉलिड है सारे, ये ग्लास है ना, ग्लास है समझो, तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, उनका ग्लास के बीच में फोर्स होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग को ग्लास के बीच में नहीं लेना है, हम लोग को ग्लास और लिक्विड के बीच में फोर्स लेना है। उनके बीच का फोर्स कैसा है, एडहेसिव फोर्स, तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स जो है यहाँ पे ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, दोनों अपने अपने पार्ट पे हैं। तो अब ये जो एंगल इधर का रिजल्टेंट कुछ बनेगा, एक वेक्टर देखो इधर है A और दूसरा वेक्टर यहाँ पे C, समझो, एक वेक्टर A जा रहा है और दूसरा वेक्टर C जा रहा है। तो इन वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट होगा, इन वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट होगा वो डिटरमाइन करेगा कि एंगल क्या होगा, और उस एंगल से तुमको पता चलेगा कि मेनिस्कस का शेप क्या होगा। समझ में आया, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि जो वेक्टर है उनका जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का अल्फा डिटरमाइन करोगे, अल्फा से पता चलेगा कि एंगल कैसा है, और एंगल से पता चलेगा शेप कैसा है, कि कॉन्केव मेनिस्कस बनेगा कि कॉन्वेक्स। समझ में आया, मतलब तुमको कोई लिक्विड दे दिया और तुमको बोला अच्छा ये लिक्विड है, मुझे बता सकते हो, मैं बता रहा हूँ कि उसका की शेप ऐसा है, मतलब शेप नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उसका फोर्स ऐसा है कि फोर्स कॉन्केव फोर्स ज्यादा है कि सॉरी एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। कि अगर किसी ने आपको बोला कि ये लिक्विड है, उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, और उसका एंगल आपको बता दिया, तो आप पता कर सकते हो कि शेप क्या होगा। देखो इधर Fa है, इधर Fc है। अब हमेशा याद रखो कि Fc जब ऐसा प्लेन सरफेस आता है या ऐसा लिक्विड कभी भी हो, तो Fc इसके बीच का एंगल 45 डिग्री होता है बाय कन्वेक्शन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये तुम्हारा लिक्विड है, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंगल है, ये तुम्हारा क्या है Fc, ये तुम्हारा क्या है Fa, तो ये जो एंगल है ना ये 45 डिग्री होता है। अब रीजन आता है कि सर ये 45 डिग्री हमेशा क्यों होगा, इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये है कि ये तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ध्यान से देखो, यहाँ जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। जितना ही सरफेस टेंशन यहाँ पे अप्लाई होगा उतना ही सरफेस टेंशन वहां से अप्लाई होगा, तो दोनों तरफ इक्वल सरफेस टेंशन है। तो मैं बोलूँ यहाँ पे अगर सिर्फ सरफेस टेंशन निकालूं तो यहाँ पे लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी लिक्विड है, समझ लो। तो ये लिक्विड यहाँ पे सरफेस टेंशन लगाएगा, ये यहाँ पे लगाएगा, तो इधर एक सरफेस टेंशन का एंगल बन रहा है और उधर एक सरफेस टेंशन का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे नेट सरफेस टेंशन का एंगल कैसे बन रहा है, ऐसे। ये क्या है 90, इसलिए ये कैसा होगा 40। सबको समझा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री सबको समझा कि पहले से 45 डिग्री क्यों है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट होगा, हम लोग ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये हमारा A है, Fa है, ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा Fc है, इतना हमको पता है। अब हमारा जो रिजल्टेंट होगा, मान लो जहाँ भी होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये R यहाँ भी हो सकता है, ये R यहाँ भी हो सकता है, ये R यहाँ भी हो सकता है। अब ये जो रिजल्टेंट जहाँ पे होगा उससे Fa का एंगल क्या होने वाला है, अल्फा। सबको समझ में आ रहा है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो जो भी अल्फा का एंगल होगा वो एक बार अगर हम लोग को पता चल जाए, ठीक है, तो हम लोग पता लगा लेंगे कि अल्फा का एंगल कौन सा है, तो हमारा जो थीटा होगा वो अक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा। अभी कैसे पता चलेगा, हम लोग पहला एक एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल ही पकड़ लो, ये वाला ही पकड़ लो। ये अगर 45 है और ये कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो टोटल एंगल कितना हो रहा है 5 डिग्री।
सबको समझ रहे हैं? ये 90 है, ये 45 है, टोटल एंगल कितना हो रहा है 135 डिग्री। अब यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे पता चला कि मुझे रिजल्टेंट क्या होगा? ध्यान से देखो, यहाँ का एंगल कितना है 135 डिग्री बोल रहे ना, ये 90 डिग्री है, इसी बीच का एंगल कितना है FA और AC के बीच का एंगल 90 + 45 135 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को मेरे को पता है रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है, और वहां से FA का एंगल कितना होता है अल्फा, और इस अल्फा को मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से तुम tan अल्फा निकालो, यहाँ से तुम tan अल्फा निकालो, देखो क्या बनता है। हमारा FA ऐसा है, हमारा FC ऐसा है, रिजल्टेंट हमारा ऐसा है, हमारा ये एंगल कहीं है, तो यहाँ से tan अल्फा क्या निकल के आता है? tan अल्फा इज नथिंग बट जो एंगल नहीं है इट इज FC sin कितना है 135 अपॉन FA प्लस FC cos 135। ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखो ठीक है। अभी यहाँ से sin 135 निकाल सकते हो, sin 135 क्या होता है बता सकते हो? 90 + 45। sin 90 क्या होता है? जब sin का 90 होता है तो किसमें चेंज हो जाता है? cos में, ठीक है, समझ में आ रहा है? और 45 ये cos 45 क्या होता है? cos 45 हो जाएगा। अब ये sin 90 है तो cos हो गया, और 90 प्लस है तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस, समझा? ओके, अभी क्या है cos 135 निकाल लो। cos 135 क्या होता है? cos 90 + 45। cos 90 क्या होता है? sin में कन्वर्ट हो जाएगा, sin हो जाएगा, ठीक है, sin 45 हो जाएगा। sin 45 क्या होता है? 1/√2। ठीक है, सबको समझा? सबको यहाँ तक समझा क्या? ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे। यहाँ पे देखो FC क्या है? FC इंटू sin 135। sin 135 क्या है? 1/√2। ठीक है, अब सॉरी cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? पॉजिटिव, और ये sin क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, देखो cos की वजह से, देखो तुम लोग ध्यान से देखो, ये जो sin है, sin क्या है? 90 + 45 बनता है, ठीक है। अब 90 + 45 बन रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये cos रहेगा, cos क्या रहता है? पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जाएगा? sin, sin क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से क्या रहेगा? FC इंटू 1/√2 अपॉन FA माइनस FC क्या है? 1/√2 में लिख सकते हो, FC अपॉन √2 लिख सकते हो। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से आगे निकालते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ से आगे क्या आएगा? FC अपॉन √2 अपॉन ये क्या होगा? √2 इंटू FA माइनस FC अपॉन टोटल √2 कैंसिल, यहाँ से आएगा FC अपॉन √2 FA माइनस FC। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? tan अल्फा इज इक्वल टू FC अपॉन √2 FA माइनस FC। ये आ रहा है तुम्हारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, √2 FA माइनस FC, इतना लिखो एक्सप्रेशन, उसके बाद में बताता हूँ आपको कितना लिखो। एक बार तुमको tan अल्फा तुमने निकाल दिया, इसके टर्म में tan अल्फा निकाला है कि इसके टर्म में tan अल्फा कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम लोग अजम्पशन लेंगे, अलग अलग अजम्पशन लेंगे, उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि tan अल्फा क्या आ गया और एंगल कैसा बनेगा, तो मेनिस्कस का शेप क्या होगा। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कांटेक्ट एंगल। ये cos नेगेटिव नहीं होगा, वापस एक्सप्लेन कर दूं, देख लो
साइन क्या है 135 क्या होता है 90 प्लस 45। तुमको ये पता है कि ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉट पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल सिल्वर टी कप्स है। तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 मतलब कौन सा जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, समझ में आया। और यहाँ पे देखो जब cos का निकाला था तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा नेगेटिव, इसलिए आप सेकंड में नेगेटिव लिखना, ठीक है। हम लोग ने क्या निकाला, एक एक्सप्रेशन निकाला है, वो एक्सप्रेशन से हमको पता चलेगा कि क्या वैल्यू आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम एक रैंडम लेके कि बीकर में कोई पानी रखा है या कोई भी चीज रखी है, तो सर उसका इधर एडहेसिव फोर्स का ऐसा बनेगा, तो एडहेसिव फोर्स का ऐसा डायरेक्शन बनेगा। अब आप रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, रिजल्टेंट कहीं भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो वहां से हम लोग ने एक एक्सप्रेशन निकाला कि tan अल्फा सर होता है tan अल्फा fc अपॉन √2 इनटू fa माइनस fc। अब यहाँ पे केस कंसीडर करना है, ठीक है, अलग अलग केस है। सबसे पहला केस केस 1, केस 1 क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, केस 1 क्या कंसीडर करते हैं कि √2 fa इक्वल टू fc। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, समझ में आया, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला केस क्या है कि fa इक्वल टू fc, मतलब ऐसा लिक्विड जिसका एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से इक्वल है, ऐसा लिक्विड जिसका एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या है सेम, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कोई ज्यादा छोटा नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो तुम्हारे पास कोई ऐसा लिक्विड दे दिया, तुमको ऐसा एग्जांपल दिया कि दिस इज द लिक्विड, इट हैज सेम कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, तो उसका एंगल निकालें। तो चलो एंगल निकालते, तो अगर ये कंसीडर कर दिया ये दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। tan अल्फा निकालो, tan अल्फा क्या हो जाएगा fc अपॉन ये क्या है माइनस क्या हो जाएगा 0, तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया इंफिनिटी, देयरफॉर अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1, समझ में आया। सॉरी tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी अल्फा क्या होगा 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, tan 90 क्या होता है इंफिनिटी, समझ में आया। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया 90 डिग्री, इसका मतलब अल्फा क्या होगा, मतलब अल्फा का मतलब कैसे पता चला, यहाँ पे अगर अल्फा आ गया तो इसका मतलब बताओ क्या पता चला इससे कि सर अल्फा का वैल्यू 90 है। अल्फा का वैल्यू 90 का मतलब कि ये हमारा अगर fa था, ये हमारा fc था, तो जो अल्फा वैल्यू आया वो कितना 90, और 90 क्या होगा यहाँ से, अगर ये 90 है तो मतलब ये हमारा रिजल्टेंट होगा, तो ये अगर हमारा रिजल्टेंट है तो यहाँ से ही अल्फा 90 होगा, जितना अल्फा 90 होगा तभी तो ऐसा रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट और fa के बीच का एंगल ही अल्फा होता है, वो हमको 90 मिला। कब 90 मिला, जब हम लोग ने fa इक्वल टू fc को कंसीडर किया तो हमको अल्फा 90 मिला, तो हमने रिजल्टेंट निकाला। तो रिजल्टेंट निकाल लिया ऐसे। अब रिजल्टेंट जो होता है ना उसके ही परपेंडिकुलर, उससे ही जो टेंजेंट निकलता है उससे लिक्विड का शेप पता चलता है, मतलब जो रिजल्टेंट है इसको बोलते हैं नेट फोर्स, ठीक है। पहले भी बताया हम सरफेस टेंशन चालू करते टाइम कि जो नेट फोर्स होता है उससे परपेंडिकुलर जो रहता है उससे ही लिक्विड का क्या होता है सरफेस होता है, वैसे लिक्विड का सरफेस होता है। तो अगर नेट फोर्स आर ऐसा है तो लिक्विड के मेनिस्कस का शेप कैसा होगा प्लेन। यहाँ से देखो लिक्विड के मेनिस्कस का शेप कैसा है प्लेन, समझ में आया। तो अगर तुमको एक बार अल्फा पता चल जाएगा तो तुम लोग आराम से पता कर लोगे कि लिक्विड के मेनिस्कस का शेप कैसा है, प्लेन है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये पहला केस था, देख लो लिख लो। अभी केस 2 कंसीडर करते हैं, पहला केस हो गया, दूसरा केस कंसीडर करो। अब दूसरा केस कैसा लेते हैं, केस 2 में क्या लेते हैं हम लोग, केस 2 में लेते हैं, पहले तो ले लिया ये इक्वल टू होगा, दूसरा ले लो कि fa ग्रेटर देन fc,
क्या ले लिया है, एफ ए ग्रेटर देन एफ सी। तो बताओ अगर एफ ए ग्रेटर देन एफ सी हुआ, ठीक है, एफ सी क्या है, छोटा है और ये बड़ा वैल्यू है, तो मान लो अगर ये 5 है और ये 3 है, ठीक है, तो क्या होगा, 3 5 में से 3 या 2, तो वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू जो इसकी आएगी वो क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी ना। समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो रही है, ठीक है, 1 से ग्रेटर हो रही है, ओके होंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से तो क्या बोलेंगे, देखो यहाँ से बोलेंगे कि एफ ए ग्रेटर देन एफ सी है, इफ एफ ए ग्रेटर देन एफ सी है देन tan अल्फा विल बी व्हाट, यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, टोटल वैल्यू कुछ भी आने तो वो क्या होने वाली है, पॉजिटिव। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो समझ लो, मतलब tan अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा का एंगल क्या आने वाला है, अक्यूट आने वाला है, क्या आने वाला है, अक्यूट, मतलब थीटा जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। समझ में आया, सबको समझा, ठीक है, ओके, ये समझा सबको। तो क्या होगा कि अगर tan अल्फा पॉजिटिव आ गया, tan अल्फा के पॉजिटिव आ गया, टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो अल्फा क्या होगा, अक्यूट होगा, tan थीटा क्या होगा, अक्यूट होगा, अक्यूट एंगल होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, सबको समझा, ठीक है। अभी केस 3 ले लेते हैं यहीं पे, केस 3 क्या होगा, केस 3 हम लोग ऐसा बोले कि एफ सी ग्रेटर देन क्या होगा, एफ सी ग्रेटर देन अगर एफ ए हो गया। अभी ध्यान से देखो, यहीं पे हम लोगों ने कंसीडर किया था कि हमारा जो अधेसिव फोर्स होगा अगर ज्यादा होगा इससे कोहेसिव फोर्स पे। अभी यहाँ पे अगर इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो पानी का केस ले लो, वाटर के केस में क्या होता है, उसका अधेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा रहता है ना, वाटर का अधेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से कैसा आता है, एंगल क्या आता है, अक्यूट आता है, ठीक है, क्योंकि अल्फा क्या आ रहा है, अक्यूट आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो उसका अगर ऐसे दिखाना है, उसका अगर रिजल्टेंट में दिखाना है तो देखो उसका रिजल्टेंट कैसे दिखेगा, मान लो तुम्हारा ये है एफ ए, ये है तुम्हारा एफ सी। अब ये क्या अल्फा क्या है, 90 से लेस देन, 90 से लेस देन मतलब कैसा, रिजल्टेंट इधर तो आएगा नहीं, रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, ये जो अल्फा होगा ये लेस देन 90 है, 90 से कम, रिजल्टेंट ऐसा। अब रिजल्टेंट ऐसा तो उसका जो लिक्विड का सरफेस होगा वो इसके साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, देखो टैंजेंट होना चाहिए ना, देखो ये इसका टैंजेंट ऐसा आएगा ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इसका टैंजेंट ऐसा, इसका टैंजेंट ऐसा, इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका अगर टैंजेंट ऐसा मतलब मेनिस्कस का शेप कैसा है, कॉनकेव, कॉनकेव, देखो पूरा बता दिया, एफ ए इधर है, एफ सी इधर है, रिजल्टेंट इधर, अल्फा 90 से कम, तो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर मारोगे 90 डिग्री में तो कैसा आएगा, शेप कैसा है, कॉनकेव, कॉनकेव मेनिस्कस। समझा सबको, ये देखो ये इसका केस है। दूसरा केस क्या ले रहे हैं, कोहेसिव फोर्स ज्यादा, मर्क्यूरी का केस होगा ये, इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द अधेसिव फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, tan अल्फा निकालो, tan अल्फा क्या है, अभी FC ग्रेटर है मतलब FC क्या होगा, बड़ा वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, FC बड़ा है लेकिन ये क्या है, छोटा है, तो आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो अल्फा का आंसर क्या आने वाला है, tan अल्फा विल बी व्हाट, नेगेटिव। अगर अल्फा नेगेटिव है तो क्या होगा, इट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, मतलब अल्फा क्या होने वाला है, ऑब्ट्यूज एंगल होने वाला है। सबको समझा, अल्फा क्या होने वाला है, ऑब्ट्यूज। उसका अगर लिखना है तो देख लो, यहाँ पे देख सकते हो कैसे निकलेगा, कि अगर ये एफ ए है, ये तुम्हारा क्या है, एफ सी है, ठीक है। अब अल्फा क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से आगे, 90 से आगे मतलब रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, और रिजल्टेंट अगर कहीं इधर है तो उससे तुम ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बनाओ, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर अगर ऐसे टैंजेंट बनाओगे तो 90 डिग्री हो रहा है, तो उससे तुमको शेप कैसे पता चला, ध्यान से देखो शेप जो है वो कैसे पता चला, ये देखो शेप ऐसा, ऐसा है कॉन्वेक्स, कैसा मेनिस्कस है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, ये देखो कॉन्वेक्स मेनिस्कस। समझ में आया, नहीं ये इधर दिख रहा है, देखो ऐसा आ रहा है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है, सबको समझा। तो ये केस 3 था। एक और केस है, एक और स्पेशल केस है, पॉज करके वीडियो को लिख लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। एक और केस क्या है,
देखो A4 क्या होगा, थीटा में 0 डिग्री आया था ना, थीटा 0 डिग्री, वही थीटा 0 डिग्री यहाँ पे लाएंगे। देखो इफ FC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाए, जो हमारा पानी होता है ना, प्योर वाटर जो होता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है, हम ऐसा बोलते हैं कि जो प्योर वाटर होता है उसका कोहेसिव फोर्स जो होता है नेग्लिजिबल होता है। कोहेसिव फोर्स कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से हमारा कांटेक्ट एंगल क्या आ रहा था, थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 0 डिग्री आ रहा था। समझ में आ रहा है, थीटा क्या आ रहा था, 0 डिग्री। जब हम उसको प्लेन ग्लास में रखते थे तो वही केस यहाँ पे देख लो कि उसका FC अगर नेग्लिजिबल हो जाए, किसी का अगर FC नेग्लिजिबल हो जाए, किसी का देखो अगर तुमको थ्योरी के हिसाब से समझाना है तो इधर देखो किसी का अगर FC नेग्लिजिबल हो जाए तो ये फोर्स तो चला जाएगा, तो सिर्फ FA का फोर्स बचेगा। अगर FA का फोर्स बचा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी कैसे आएगा, तो रिजल्टेंट और FA में क्या होगा, थीटा का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो अगर FC किसी का नेग्लिजिबल हो जाए तो tan अल्फा में ऊपर का वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री अपॉन रूट ऑफ FA माइनस रूट ऑफ माइनस FC, ऐसा कुछ होगा। तो एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, 0 अपॉन मतलब 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो अल्फा क्या आ रहा है, 0। समझ में आया। तो अल्फा कब होता है, थीटा का अल्फा ये 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 90 अल्फा कितना होगा, 0 डिग्री। समझ में आया, अल्फा क्या होगा, 0 डिग्री। यहाँ से क्या अल्फा पता चला 0 डिग्री। और ये किसका एग्जांपल है, प्लेन ग्लास में तुम्हारा प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर को प्लेन ग्लास में डालोगे तो थीटा क्या आएगा, उसका 0 डिग्री आएगा। समझ में आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कांटेक्ट एंगल। तो कांटेक्ट एंगल हमने सीख लिया, उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन सीख लिया और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सीख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। तब तक लिखना है हो गया। तो अभी तक हम लोग ने कांटेक्ट एंगल एकदम डिटेल में सीख लिया कि कैसे क्या होगा, वैल्यूज देख ली है। ओके, ये रूट 2 वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे सिलेबस से। ओके, हो गया। अभी हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कांटेक्ट एंगल। छोटा सा टॉपिक है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, चार फैक्टर दिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। वो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कांटेक्ट एंगल को अफेक्ट करते हैं। कांटेक्ट एंगल को अफेक्ट करना मतलब क्या, उसके कांटेक्ट एंगल को या तो बढ़ा देना या तो कम कर देना, मतलब सरफेस टेंशन। तो अगर देखो ये कांटेक्ट एंगल है, तुम्हारा सरफेस टेंशन से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट। तो पहला चीज है पहला इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब जो तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो इंटरफेस है, जो इंटरफेस रहता है, ऐसा तुम ग्लास बीकर में लेते हो तो तुम्हारा ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो इनका जो इंटरफेस है इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि इसकी अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ग्लास के जगह सिल्वर आ जाए तो भी कांटेक्ट एंगल में चेंज आ जाएगा, या तो तुम लिक्विड उठा दो इधर पानी की जगह मर्क्यूरी रख दो तो भी इसके कांटेक्ट एंगल में चेंज आ जाएगा। इसका मतलब समझा, सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो भी कांटेक्ट एंगल चेंज होगा, लिक्विड की प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो भी कांटेक्ट एंगल चेंज होगा। अब वो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगा, जब तुम इसमें चेंजेस लाओगे। समझ में आया। प्योर सॉलिड, प्योर ग्लास, अमरफस ग्लास
एमरफस ग्लास जो था नॉर्मल वाला पानी वाला केरोसिन वाला था, और फिर उसको प्योर ग्लास और प्लेन ग्लास में रख दिया तो थीटा क्या आ गया 0। समझ में आया? ऐसे ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन में क्या होगा? देखो इधर बता देता हूँ कि नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस तो पता चल गया। टेम्परेचर को इफ टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, henceforth क्या होगा? सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन जो है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? घटता है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम होगा। क्यों कम होगा सर? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है पानी के अंदर, वो क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा। बॉन्डिंग अगर टूटने लगेगा तो उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बिखरने लगेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो दूर दूर जाएंगे तो उतने जल्दी क्या होगा? सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी देखो कोई स्ट्रेन निकालने का रहता है, कोई अगर स्ट्रेन तुम्हारे कपड़े पे लग गया है, तुम्हारे कपड़े पे कोई स्ट्रेन लग गया है, तो अगर उसको निकालना है तो हम लोग कभी कभी गर्म पानी डालते हैं। गर्म पानी डालने से क्या होता है? मान लो तुम्हारे ये कॉटन है, कॉटन फैब्रिक्स है, ऐसे रहते हैं ना तुम्हारे कॉटन फैब्रिक्स। कॉटन फैब्रिक्स में क्या होता है कि ये जो मान लो ये इधर डर्ट है, इधर अगर डर्ट है, अभी ये डर्ट को निकालना है, नॉर्मल पानी डाला, उसका सरफेस टेंशन उतना कम नहीं है कि वो इस फोर्स में जा सके, उसका सरफेस टेंशन इतना कम नहीं है कि वो एक फोर्स में जा सके। तो हमने क्या किया? गर्म पानी लेके आया। गर्म पानी से क्या होगा? जब गर्म पानी को गर्म करोगे तो सरफेस टेंशन उसका घट जाएगा, मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के स्प्रेड होने की वजह से अब वो पानी इसमें डालोगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ये पास में इसमें से पास हो जाएंगे, छोटे से पोर्स में से पास हो जाए। तो अगर पानी इस छोटे से पोर्स में से पास हो जाए तो डर्ट को क्या करेगा? अपने साथ निकाल लेगा। समझ में आया? ऐसे। तीसरा क्या है? इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी, तो अगर आप कोई भी टाइप का इम्प्यूरिटी डालते हैं, ठीक है, कोई भी वाटर बॉडीज में डालो या कोई भी लिक्विड में अगर इम्प्यूरिटी डालो तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा? बढ़ेगा। सरफेस टेंशन क्या होगा? बढ़ेगा। अभी इम्प्यूरिटी डालने से क्या होगा? सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा, डिपेंड करता है कि इम्प्यूरिटी कैसा है। देखो इम्प्यूरिटी जैसा रहेगा उस हिसाब से सरफेस टेंशन रहेगा। देखो कैसे? अभी इसका एग्जांपल देख लो। अगर इम्प्यूरिटी में पहला एग्जांपल लेता हूं सोल्यूबल इम्प्यूरिटी। कैसा इम्प्यूरिटी? इम्प्यूरिटी कैसा है? अगर सोल्यूबल है, एग्जांपल ले लो सोडियम NaCl, नमक। पानी में अगर नमक डालोगे, पानी में नमक डालोगे तो क्या होता है? उसका सरफेस टेंशन जो होता है, उसका जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है सोल्यूबल इम्प्यूरिटी डालने से। अगर NaCl मैंने पानी के अंदर डाला तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन क्यों बढ़ गया सर? क्यों बढ़ गया? क्योंकि पानी में नॉर्मली क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, तो जैसे हम सोडियम डालते हैं ना तो वो आयनिक बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कैसे? अब यहाँ पे समझो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब ये पानी के मॉलिक्यूल्स है, समझो ऐसे ऐसे बैठे हुए, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है? इनके बीच में देखो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नॉर्मल पानी है। जैसे तुमने NaCl डाला, अब यहाँ पे क्या होता है? NaCl डालने की वजह से, NaCl डालने की वजह से बहुत सारे Na प्लस मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बहुत सारे Na प्लस मॉलिक्यूल्स आ गए। अब Na प्लस आने की वजह से Na प्लस आया, यहाँ पे Cl माइनस आया। अब क्या होता है? जितने भी Na प्लस है उनको घेर कौन लेता है? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? और वाटर से बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, और वो क्या करेंगे? उनसे अच्छा बॉन्ड कौन मिल गया? सोडियम आयन मिल गया। तो अब क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे पानी को जाने दो, पानी से अच्छा हम NaCl से बॉन्डिंग करेंगे। तो NaCl से अगर बॉन्डिंग कर लिया, NaCl से अगर पार्शियल बॉन्डिंग कर लिया,
मान लो पार्शियल बॉन्डिंग किया है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी आते हैं पार्शियल बॉन्डिंग करके, तो जो पार्शियल बॉन्डिंग करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो गया, आयनिक बॉन्ड में। तो बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रेंथ बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो पानी क्या करेगा, और उसका सरफेस टेंशन बढ़ गया। समझ में आया, ऐसे सरफेस टेंशन बढ़ता है सोल्यूबल इंप्योरिटी डालने से। ठीक है, इतना सबको समझा, लिख लो, पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट बताता हूँ, तो ये सबको समझा, सोल्यूबल इंप्योरिटी डालने से क्या हुआ, बढ़ गया सरफेस टेंशन। दूसरा एग्जांपल देखो, इंप्योरिटी का देखो, इंप्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अब इंप्योरिटी ऐसा रहा था, कैसा था, सोल्यूबल इंप्योरिटी। अभी पार्शियली सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इंप्योरिटी डालोगे, कैसा, केस नंबर 2, पार्शियली सोल्यूबल या तो इनसोल्यूबल इंप्योरिटी डालोगे। पानी में अगर पार्शियली सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इंप्योरिटी डालोगे ना, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन घट जाता है। कैसा होता है, सरफेस टेंशन घट जाता है। एग्जांपल देखना है, एग्जांपल देखो, पार्शियली सोल्यूबल इंप्योरिटी, कास्टिक सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है, फिनॉल ले लो, समझ में आया। ये सारे कैसे पार्शियली सोल्यूबल है, ठीक है, और बहुत सारे मटेरियल जो होंगे वो इनसोल्यूबल भी होंगे। तो इनसोल्यूबल की बात छोड़ो, पार्शियली सोल्यूबल ऐसे मटेरियल्स को भी अगर सरफेस डालोगे पानी के अंदर या कोई भी लिक्विड में, तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। ठीक है, सबको समझा इतना, ठीक है। अभी एग्जांपल में तुम्हारा डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट से क्या होता है, डिटर्जेंट से भी सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है, सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट में क्या होता है एबिलिटी, डिटर्जेंट में जो ऑर्गेनिक ग्रैन्युल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक ग्रैन्युल्स होते हैं, समझ में आया। ऑर्गेनिक ग्रैन्युल्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक डर्ट पे जाके बाइंड कर लेते हैं। मतलब अगर ये तुम्हारा डर्ट है, मान लो इधर तुम्हारा डर्ट है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो मॉलिक्यूल जाके स्पेसिफिकली बाइंड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार जाके बाइंड कर लिया, थोड़े टाइम के बाद वो सोल्यूबल हो जाता है। तो जब वो सोल्यूबल हो जाते हैं तो इसको डिसॉल्व कर देते हैं और डर्ट को अपने साथ क्या करते हैं, वॉश आउट कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, खुद ही सोल्यूबल हो जाते हैं। ऐसे उनको बनाया रहता है, ऑर्गेनिक ग्रैन्युल्स को ऐसे बनाया रहता है कि वो डर्ट के पास जाते हैं, उससे अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद आगे क्या करते हैं, फ्लश मतलब बाहर आ जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उससे तुम्हारा डर्ट भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या है, वो भी पार्शियली सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल इंप्योरिटी सब होंगे, इनसोल्यूबल नहीं होते हैं, पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, समझा सबको। तो ये इंप्योरिटी कब आती है, हम लोग ने क्या फैक्टर देखा, पहले टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इंप्योरिटी डालोगे, अगर सोल्यूबल इंप्योरिटी है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, इनसोल्यूबल इंप्योरिटी है तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सबको समझा। दूसरा भी ले लो, चौथा लास्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट अबाउट द लिक्विड सरफेस। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट अबाउट द लिक्विड सरफेस, मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर भी अगर कोई ऐसा मटेरियल प्रेजेंट है, एयर के अलावा कोई दूसरा मटेरियल भी प्रेजेंट है, तो भी उसका सरफेस टेंशन में चेंजेस आ जाएंगे, बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा ग्लास बीकर है, इसमें पानी रखा हुआ है, पानी ऐसा हम डिस्कस ले चुका है। अब यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करो ए, पहले यहाँ पे क्या था, सिर्फ एयर था, पहले यहाँ पे क्या था, एयर, फिर बाद में क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे एक और लिक्विड डाल दिया, यहाँ पे एक और लिक्विड डाल दिया, यहाँ पे मैंने केरोसिन डाल दिया और यहाँ पे हमारा वाटर है। ठीक है, अभी क्या हुआ, पहले यहाँ पे सिर्फ एयर था, अभी ये पॉइंट क्या हुआ, ए क्या आ गया, इसमें केरोसिन आ गया, तो लिक्विड सरफेस के अबाउट जब मटेरियल चेंज किया तो भी इस लिक्विड सरफेस का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, अभी कैसा है, ये पार्शियली सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इंप्योरिटी किसमें डाल रहे हो, वाटर में डाल रहे हो, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, सबको समझा ये टॉपिक, कॉन्टैक्ट एंगल सबको समझा और फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, तो दो टॉपिक किया हम लोग ने। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट एंगल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे से क्लियर। ओके, अभी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो लिक्विड जो विस्कस होता है, जो लिक्विड सरफेस पे होता है, उसका शेप कैसे डिटरमाइन होता है। देखो टॉपिक क्या है, डिटरमाइनिंग द शेप, determining the shape of the liquid on a solid surface। ये भी important है टॉपिक, solid surface। ठीक है, मतलब solid surface पे अगर कोई लिक्विड का ड्रॉप है, ठीक है, कोई भी ड्रॉप हो, मर्क्यूरी का ड्रॉप हो, वाटर का ड्रॉप हो, केरोसिन का ड्रॉप हो, तो वो ड्रॉप जो शेप लिया है सरफेस पे, कोई ड्रॉप है और वो जो ड्रॉप ने शेप लिया है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ये शेप होगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो देखने वाले हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। पहले इंटरफेस के बारे में सुनो, इंटरफेस क्या होता है समझो उसके बारे में, उसके बाद हम लोग जाते हैं टॉपिक। मान लो मैं ऐसे दो केस लेके दिखा रहा हूँ, केस ए केस बी। केस ए क्या है, वाटर, और केस बी है मर्क्यूरी। ठीक है, दो अलग अलग केस लेके समझाऊंगा तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक केस क्या लिया वाटर, दूसरा केस क्या ले लिया मर्क्यूरी। ध्यान से देखो, ये हमारा सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे मैंने वाटर रखा है, तो वाटर कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर मैंने ये सरफेस है सॉलिड, यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी रखा, तो मर्क्यूरी कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेनिस्कस, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब अगर किसी ने मुझे बोला कि इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं बोलूँगा हाँ, मेरे पास इसके लिए दो थियरी, एक तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। समझ में आया? थ्योरेटिकली इसको देखिए क्या बोलोगे, सिंस वाटर मॉलिक्यूल्स का एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से। समझ में आ रहा है? तो सरफेस टेंशन उसका कम होता है, तो उतना वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं रख सकता, तो क्या होता है एडहेसिव फोर्स की वजह से वो फैल जाता है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि सरफेस टेंशन जो है इनका कोहेसिव फोर्स जो ज्यादा होता है मर्क्यूरी का, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, तो वो बेंड भी नहीं करते, सॉलिड सरफेस को बेंड भी नहीं करते और उनका शेप ऐसा रहता है। तो ये एक मैकेनिकल हो गया, मतलब हम लोग थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दूसरा हम लोग मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, वो यहाँ पे देखो मैथमेटिकली कैसे प्रूव होता है। ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, हाँ यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करेंगे कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, पहले इंटरफेस देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा है, यहाँ पे है लिक्विड और ये क्या है सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड और एयर, ये तीन इंटरफेस दिख रहा है। इंटरफेस का मतलब समझते हो, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस का मतलब होता है इंटरफेस का मतलब होता है टू डिफरेंट सरफेस, टू डिफरेंट सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर दो अलग अलग सरफेस कॉन्टैक्ट में है तो उसके बीच का जो पार्टीशन है, जैसे यहाँ पे एयर है फिर वहाँ पे लिक्विड है, तो जो बीच का पार्टीशन है उसको इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ के केस में देखो, यहाँ के केस में तीन इंटरफेस है। पहला इंटरफेस लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, मतलब ये जो लाइन है ये ऊपर लिक्विड है नीचे सॉलिड है, बीच में जो लाइन है क्या, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। समझ में आया? लिक्विड सॉलिड इंटरफेस दिख रहा है। दूसरा क्या है, एयर लिक्विड इंटरफेस, ये एयर है, ये हमारा लिक्विड है। तीसरा इंटरफेस एयर सॉलिड इंटरफेस, एक लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, दो एयर लिक्विड इंटरफेस, तीन। सबको समझा? अब यहाँ पे देखो क्या होगा, फोर्स यहाँ पे देखो कैसे, मान लो यहाँ का एक मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये पॉइंट पे एक मॉलिक्यूल दिया, तो अभी ये पॉइंट के मॉलिक्यूल पे देखो
सरफेस टेंशन होगा, यहाँ पे भी बाजू में मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने आप को खींचना चाहेंगे, समझ में आ रहा है, अपने आप को क्या करेंगे, खींच के रखेंगे ना, खींच के रखेंगे तो सरफेस टेंशन किधर होगा, अंदर साइड, ये देखो ये अंदर खींचेंगे ना, ये ऐसे दिखाता हूं। तो इनकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इनकी वजह से एक ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो होगा सरफेस टेंशन होगा किसकी वजह से, दो 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 लिक्विड का इंटरफेस कौन सा, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड के ऊपर रखा है, तो जो इंटरफेस बना है लिक्विड सॉलिड इंटरफेस है, ये जो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस है इनके बीच में जो सरफेस टेंशन लग रहा है उसको बोल सकता हूँ फोर्स ड्यू टू लिक्विड सॉलिड, समझ में आया, लिक्विड सॉलिड, ये एक फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, ओके सर, एक फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स देखो, ये यहाँ पे भी लिक्विड है, जो किसके कांटेक्ट में है, एयर के, एयर लिक्विड के इंटरफेस में, देखो ये वाला, यहाँ पे भी जो सारे मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कंप्रेस करना चाहेंगे ना, ऐसे ऊपर से सब अपने आप को कंप्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा ड्यू टू नॉट एयर और लिक्विड, फोर्स ड्यू टू एयर लिक्विड। यहाँ का जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा, ये फोर्स कैसा है, सरफेस टेंशन का फोर्स, ये क्या है, एयर लिक्विड की वजह से, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड की वजह से। अब यहाँ पे आओ, एयर और सॉलिड, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, सबको समझ रहा है। यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होगा ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल भी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ड्यू टू एयर सॉलिड, ये टेंशन फोर्स है, तीनों कैसा फोर्स है, टेंशन फोर्स, टेंशन मतलब कैसा, यहाँ पे लिक्विड का सरफेस टेंशन और यहाँ पे लिक्विड नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल टेंशन फोर्स है, ठीक है, तो ये इन शॉर्ट ये तीनों फोर्सेस है, ठीक है, ये इंटरफेस में तीन फोर्स है। और मान लो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, कंसीडर कर लो कि इसको अगर मैं T1 ले लिया, इसको अगर T1 ले लिया, इसको T2 ले लिया और इसको T3 ले लिया, सबको समझा, इसको T1 ले लिया, इसको T2 ले लिया और इसको T3 ले लिया, ठीक है, तो ये अगर तीनों फोर्स लिया तो अभी ध्यान से देखो, ये जो हमारा फोर्स है T1 वाला, उसका दो कंपोनेंट बनेगा, T1 वाले फोर्स का दो कंपोनेंट बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं FBD बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे देखो, ये हमारा ऐसा लिक्विड है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है T1, एक यहाँ पे लग रहा है T2 और एक यहाँ पे लग रहा है T3, ठीक है। अब T1 जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा, कौन सा, एक ऊपर, अब ये जो एंगल है, ये थीटा है ना, तो ये cos इधर आएगा, sin ऊपर, T1 sin, यहाँ पे T1 cos थीटा, डायरेक्शन थीटा। अब ये लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो इधर का फोर्स जो होगा इन दोनों को बैलेंस करेगा, T2 का डायरेक्शन उधर, T1 cos थीटा का भी डायरेक्शन उधर, उसको बैलेंस कौन करेगा, T3, तो मैं इधर बोलूं एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, T3 इक्वल टू T1 cos थीटा प्लस T2, ऐसे बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, T3 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू cos थीटा, एक एक्सप्रेशन आ रहा है cos थीटा इक्वल टू T3 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, इतना लिख लो, फिर बताता हूँ आगे का। ये मर्क्यूरी वाला बाद में देखते हैं, ठीक है, अभी पता चलेगा, मर्क्यूरी वाला मैं समझो पहले, ये वाला पार्ट देखते हैं कि हम लोग ने क्या लिया, तीन इंटरफेस होते हैं, अगर एक लिक्विड को सॉलिड सरफेस पे रखो तो तीन इंटरफेस होते हैं, एयर लिक्विड, लिक्विड सॉलिड और एयर सॉलिड, तीनों की वजह से जो टेंशन फोर्स होगा वो ऐसा होगा, यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ सॉलिड के मॉलिक्यूल लिक्विड को ऐसे अट्रैक्ट करना चाहेंगे, यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उसको आप अट्रैक्ट इधर करना चाहेंगे, यहाँ पे दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है,
इसको अगर तुमको समझना है तो ऐसे देखो, मैं बीच में ग्रेड कर देता हूँ, मॉलिक्यूल रखता हूँ, ठीक है, और बाकी साइड में दूसरे मॉलिक्यूल रखता हूँ, यहाँ पे यहाँ, ठीक है। तो होता क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, सॉलिड, ये कैसा है, लिक्विड, ये भी कैसा है, लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड अपने आप को ऊपर खींचना चाहता है, सरफेस टेंशन, तो ये वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाले को ऐसे खींचना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, तो ऐसा ही ये वाला भी इसको खींचना चाहता है, और ये वाला भी सॉलिड क्या करना चाहता है, इसको खींचना चाहता है। तो ऐसे तीन फोर्स करते हैं, समझ में आया। तो अभी ये फॉर्मूला आया हम लोग को, ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग देखते हैं आगे का एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आया, cos थीटा इक्वल टू क्या आया, T3 माइनस T2 अपॉन T1, यही आया ना, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, देखो कि शेप कैसा दिखता है, मिनिस्कस जब डालते हैं लिक्विड पे सॉलिड सरफेस पे डालते हैं। अभी cos का तुमको एक मैथमेटिकल पता है कि cos की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, cos थीटा जो होता है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, +1, और मिनिमम क्या हो सकता है, -1, ये सब तो पता है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और ये क्या होती है, मिनिमम वैल्यू -1। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो cos थीटा मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कोई टाइम आएगा जिसमें मैं बोलूं कि cos थीटा 1 से ग्रेटर है, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो लिख सकते हैं cos थीटा ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो कब होगा, यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर, ठीक है। अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाता तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाता है, मतलब समझो न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा हो जाए तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो पहला कंडीशन, न्यूमरेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो पहला कंडीशन लिख सकते हो, मैं इधर लिख देता हूं, नोट करके क्या लिख रहा हूँ, पहला न्यूमरेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सबको समझेगा ना, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर मतलब क्या, T3 माइनस T2, समझ में आया। तो कभी ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर से। दूसरा क्या, डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए, चलेगा, हाँ, जितना भी डिनोमिनेटर को ग्रेटर करोगे वैल्यू क्या होगी, कम होगी 1 से, ठीक है। तो लिख सकते हैं डिनोमिनेटर कैन बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर से ज्यादा डिनोमिनेटर चलेगा, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होगा चलेगा। इन शॉर्ट देख लो, सबको समझा, ठीक है। तो अभी केस पहला लेते हैं, केस 1 क्या कंसीडर कर रहे हैं पता है, केस 1 ऐसा ले लो कि जो हमारा, अभी देखो यहाँ पे केस कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स में क्या होगा, एक होता है लेस देन, एक होता है इक्वल टू, और एक होता है ग्रेटर देन। एक होता है लेस देन, एक होता है इक्वल टू, ये तीन टाइप के ही एक्सप्रेशन बनते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो हम लोग ऐसा तीन केस कंसीडर करेंगे, एक साथ कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि क्या आते हैं वैल्यूज में चेंजेस, ठीक है। देखो इधर अभी मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, पहला कंडीशन लेंगे, दूसरा कंडीशन लेंगे, तीसरा कंडीशन लेंगे और चौथा कंडीशन। सबसे पहला न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। अभी देखो हमारे इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, cos थीटा क्या होता है, T3 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला कंडीशन इधर रखो, देखो ये तीन को मैं कैसे रख रहा हूँ, फर्स्ट
इसको फर्स्ट पे डाल रहा हूँ, इसको थर्ड पे डाल रहा हूँ और इसको फोर्थ पे डाल रहा हूँ। सेकंड पे दूसरा लूंगा, दूसरा प्रॉपर्टी लूंगा। तो पहले प्रॉपर्टी पे क्या डाल रहा हूँ, न्यूमरेटर जो है इट इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब T2 T3 माइनस T2 जो न्यूमरेटर है इट इज लेस देन T1। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ये वाला कंडीशन ले लिया। T3 पे मैं क्या ले रहा हूँ, T3 पे क्या ले रहा हूँ, T3 माइनस T2 इक्वल टू T1, दैट इज न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर। ये वाला कंडीशन ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया। अब T4 पे क्या लूंगा, T4 पे सॉरी फोर कंडीशन क्या लूंगा, ग्रेटर देन, मतलब T3 माइनस T2 इज ग्रेटर देन T1, दैट इज न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये कंडीशन। तो जैसा मैंने बोला था मैथमेटिक्स में कितना तीन कंडीशन आते हैं, एक डिक्रीज इक्वल टू इंक्रीज, ये तो तीनों ले लिया। अभी सेकंड पे क्या लेने वाला, ध्यान से देखो सेकंड पे क्या लेने वाला। अब यहाँ पे देखो, अगर ये कंडीशन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, T3 माइनस T2 जो है लेस देन किससे है, T1 से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इधर पे मैं क्या लिखूंगा कि T3 ग्रेटर देन T2 है, समझ में आ रहा है। T3 क्या है, T2 से बड़ा है ना, पहला केस। T3 जो है वो T2 से बड़ा दिख रहा है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर जो है बड़ा है, बड़ा कब आएगा जब वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड केस बोला मैंने स्पेशल है, स्पेशल क्या, मैं बस इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, T2 माइनस T3 कर देता हूँ और ये इसको क्या रखता हूँ पता है, इसको रखता हूँ लेस देन T1। समझो इसको कैसे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन जो है मैंने लिया है, यहाँ पे जो कंडीशन लिया है, यहाँ पे कंडीशन कैसा लिया है, इसको देख के क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि T2 जो है लेस देन T3 है, ये वाला कंडीशन नहीं आएगा, तो सेम हो जाएगा, राइट। मतलब T2 जो है ग्रेटर देन T3 है। पहला क्या था, सॉरी पहला क्या था, T3 ग्रेटर देन T2 था, सही था। अभी क्या है, T2 जो है T3 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन ले, तो अभी देखो ये वाले सारे कंडीशन में क्या क्या वैल्यूज आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंसीडर करते हैं, यहाँ से कंसीडर करते हैं, चलो T3 इक्वल टू से साइन से लेते हैं। तो पहला अगर ये दोनों इक्वल हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 2/2 हो गया, तो क्या आएगा 1, तो क्या आएगा cos थीटा, cos थीटा क्या होगा 1, और cos 1 कब होता है, cos 0 1 होता है, तो थीटा क्या आ गया 0। सबको समझा, 0 डिग्री सबको समझा। ये वाला केस एक हो गया cos 0 डिग्री, ओके। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे सेम। ये देखो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव तो आएगा, cos थीटा का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, चलो ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर से कोई ग्रेटर है, मैंने अभी पहले भी दिखाया था कंडीशन कि न्यूमरेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गया तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, समझ में आ रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गया तो वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा आएगी, which is not possible since numerator is greater than denominator, which is not possible as the value will be greater than 1, as the value will be greater than 1, therefore meniscus, sorry,
लिक्विड ड्रॉप शेप will not be formed। मतलब जो लिक्विड ड्रॉप है ना उसका शेप ही फॉर्म नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसे स्कैटर्ड हो जाएगा। स्कैटर्ड मतलब कैसे, पूरा फ्लैट हो जाएगा, उसको कोई शेप नहीं बनेगा। समझ में आया? तो ये केस हो गया, बिकॉज ये केस कभी आना नहीं चाहिए। न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं है, तो ये चलेगा, ये भी चलेगा। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा चलेगा, डिनोमिनेटर इधर ज्यादा है, डिनोमिनेटर इधर भी ज्यादा है, इधर इक्वल टू है, इधर भी, इधर न्यूमरेटर ज्यादा है, which is not possible। अब ये तो केस समझा। अब ये केस बताओ। अब यहाँ पे देखो T3 जो है ग्रेटर देन T2 है, T3 अगर T2 से बड़ा है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 से कम रहेगी। पहली बात तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा तो वैल्यू 1 से कम रहेगी, और लेकिन T3 अगर बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, cos थीटा जो होगा, cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। और cos थीटा कब पॉजिटिव होता है, जब थीटा क्या हो, लेस देन 90, मतलब क्यूब। सबको समझा ऐसे? तो पहले हम लोगों ने पता लगाया, हाँ भाई न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब वैल्यू 1 से कम होगा पहले। अरे T3 जो है वो T2 से बड़ा है, इसका मतलब 1 से तो कम होगा, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कॉस कब रहेगा, जब थीटा क्या रहेगा, क्यूब, थीटा क्यूब करेगा। समझ में आया? लेस देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है, वैल्यू 1 से कम रहेगा, लेकिन T2 बड़ा है T3 से, T2 बड़ा है T3 से। अगर T2 T3 से बड़ा है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। और cos थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो थीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 90, दैट इज ऑब्ट्यूज। सबको समझा क्या इतना, सबको इतना समझा, सबको इतना समझा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कंडीशन को लिख लो। तो ये था कि हम लोगों ने मैथमेटिकली डिटरमाइन किया कि अगर ऐसे ऐसे टेंशन फोर्सेस चेंज होंगे जो 3 इंटरफेस है, तो उसमें मेनिस्कस का शेप जो होगा वो कैसे है, कैसे डिटरमाइन होगा, कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल से शेप डिटरमाइन होता है ना। तो पहले कांटेक्ट एंगल पता लगाना था, हमको क्या लगाना था, सॉलिड सरफेस का शेप पता लगाना था कांटेक्ट एंगल के थ्रू, जो इधर है। ठीक है, सबको समझा ना? इरेज कर दो। अभी तक हम लोग ने कांटेक्ट एंगल बात किया, मैथमेटिकली डिराइव किया, फिर हम लोग ने फैक्टर्स इफेक्टिव कांटेक्ट एंगल देखा, और उसके बाद शेप का देखा कि कैसे कैसे लिक्विड के सरफेस पे रहता है शेप का। अभी हम लोग ने एक पॉइंट लिया था, मैं दूसरा पॉइंट नहीं ले रहा था अभी, दैट इज मर्क्यूरी वाला, वो भी बता देता हूं। सेम होगा मर्क्यूरी के लिए, वाटर के लिए, चाहे एंगल एक्यूट हो, चाहे एंगल एक्यूट हो, चाहे एंगल ऑब्ट्यूज हो, फॉर्मूला सेम रहने वाला। फॉर्मूला वही रहेगा, cos थीटा इज इक्वल टू T3 माइनस T2 अपॉन T1। फॉर्मूला सबके लिए सेम रहने वाला। कैसे, मैं डिराइव करके दिखा देता हूं, तुम्हारे टेक्निक में है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं डिराइव कर देता हूं। ठीक है, देखो ये तुम्हारा क्या है, मर्क्यूरी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा, T1, यहाँ पे लगेगा T2, और यहाँ पे लगेगा T3। ठीक है, ओके। अब T1 अगर यहाँ पे है और ये हमारा थीटा है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ऐसा बनेगा ना, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। सबको समझ रहा है? ये होगा T1 cos थीटा, ठीक है, और ये होगा T1 sin थीटा। ठीक है, ये थीटा देखो ऑब्ट्यूज एंगल ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो एंगल ये वाला लोगे ना, थीटा कौन सा रहेगा? ठीक है, तो यहाँ से देखो T1 cos थीटा और T1 sin थीटा। अभी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में है, सॉरी ये देखो गलत देखो, ये देखो ये थीटा है, ये टोटल थीटा है, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा,
ठीक है 180 माइनस थीटा इसको x अज्यूम कर दे रहा हूं, अभी फिलहाल x अज्यूम किया है। मैं देखो मैं आंसर ही नहीं आऊंगा, फार्मूला ये डिराइव करूंगा। ये फार्मूला मैंने किससे डिराइव किया, वाटर का लेके डिराइव किया, अभी मर्क्यूरी का भी लेके डिराइव करूंगा। देखो कैसे, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स एक दूसरे को सेम रखनी चाहिए। मतलब इधर जो P2 लग रहा है, इधर जो P2 लग रहा है वो यहाँ के P3 और यहाँ के T1 cos थीटा को बैलेंस करेगा। ठीक है, बैलेंस करेगा तो मतलब T1 cos थीटा प्लस T3 इक्वल टू T2, यही होगा। यहाँ थीटा को क्या कंसीडर किया है, x, तो T1 cos x कंसीडर किया प्लस T3 इक्वल टू T2। ठीक है, तो यहाँ पे T1 इक्वल T1 cos x को क्या लिख सकते हो, सॉरी T1 cos को क्या लिख सकते हो, और cos x क्या है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस प्लस T3 इक्वल टू, यही है, सबको समझ रहे हैं। सबको समझ रहे हैं यहाँ तक, ओके ठीक है। अभी देखो cos 180 है तो cos चेंज नहीं होने वाला, 180 पे नहीं चेंज होता है, 90 पे चेंज होता है, समझ में आ रहा है, 90 रहते तो साइन हो जाता, तो ये cos चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या आएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा 1 cos थीटा, लेकिन 180 माइनस थीटा तो cos थीटा होगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव ना। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव, तो cos क्या हो गया माइनस T1 cos थीटा प्लस T3 इक्वल टू T2। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ माइनस T1 cos थीटा प्लस T3 इक्वल टू T2। यहाँ से T1 cos थीटा को वहाँ लिख रहा हूँ, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा आ गया, देयरफॉर cos थीटा क्या हो गया, T3 माइनस T2 अपॉन T2। सेम आया, तो एंगल कुछ भी होने दो, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, फॉर्मूला सेम रखो, कंडीशंस चेंज करो तो अपने आप एंगल पता चल जाएगा। समझ में आया, तो ये था डेरिवेशन ऑप्टिव एंगल के लिए मैथमेटिकली। ठीक है, देख लो, तो मैं इरेज करता हूँ इसको। Okay? तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि लिक्विड में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे एंगल डिटरमाइन किया हम लोगों ने, अलग अलग cos थीटा का वैल्यू देखा, cos का एक्सप्रेशन पता किया, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू 1 से ज़्यादा चली जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, लिखना तो पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखने वाले सरफेस टेंशन आदत को खत्म कर लेंगे। अभी इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं तो देख लो, वो है तुम्हारा कैपिलरी, सॉरी एक्सेस प्रेशर देख लेंगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। मतलब एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप है, तो लिक्विड ड्रॉप पे, एक लिक्विड ड्रॉप अगर तुमको दिया तो उस लिक्विड ड्रॉप पे कितना एक्सेस प्रेशर है, अंदर है कि बाहर है, वो पता करना। और ये दो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कैपिलरी राइज वाला एसिड फार्मूला जिसको कहते हैं वो मैं निकालूंगा इसके बाद, लेकिन उसके पहले तुमको समझना पड़ेगा कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर एक्सेस प्रेशर कैसे डिटरमाइन करते हैं। अभी इसको डिटरमाइन करने का ना
दो मेथड है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड को डिटरमाइन करने का दो मेथड है, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद कैपिलरी राइज एसिड फॉर्मूला जैसे निकालते हैं कि कैपिलरी में पानी ऊपर क्यों जाता है और पानी नीचे क्यों जाता है, उसका भी दो फॉर्मूला, मतलब दो तरीके निकालने का, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। इसका मैं देखो मैं दोनों का दो तरीका सिखा दे रहा हूँ। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में शायद ही एक तरीका दिया हो, लेकिन तुमको आना चाहिए दूसरा तरीका भी निकालना, इम्पोर्टेंट है। तो पहले एक्सेस प्रेशर क्या होता है देख लो, पहले थोड़ा लॉजिक से समझते हैं, फिर तुम्हारे टेक्स्ट बुक से समझते हैं कि एक्सेस प्रेशर क्या होगा, फिर सीबीएसई का भी थोड़ा समझेंगे कि एक्सेस प्रेशर क्या होगा, ठीक है। अभी देखो पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि एक्सेस प्रेशर मतलब प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इक्वल टू 2T/R। लिखा है इधर मैंने, ये हम लोग फाइनली डिराइव करेंगे, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इक्वल टू 2T/R, इसको डिराइव करना है, ठीक है। ये कैसे डिराइव होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए समझो एक बेसिक कि मान लो लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। मान लो लिक्विड का सरफेस है, अबे लिक्विड के सरफेस पे कितने फोर्स लग गए, दो, एक ऊपर एक नीचे, प्लेन सरफेस है लिक्विड का, ठीक है। मतलब बीकर पे जो बीकर है यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ, ठीक है। तो अभी इस पे कितना फोर्स लगता है, दो, एक पी आउटसाइड और एक पी इनसाइड। अभी यहाँ के केस में ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये अभी इक्विलिब्रियम में है, तो मैं बोलूँ जो आउटसाइड प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, इनसाइड प्रेशर के। जो आउटसाइड प्रेशर है और इनसाइड का प्रेशर दोनों सेम रहेगा, तभी तो ये पानी ऐसे कांस्टेंट है, सरफेस में चेंजेस नहीं है। देखो लिक्विड का विस्कस देखो, लिक्विड का विस्कस कैसा है, एकदम प्लेन है, एकदम फ्लैट का मतलब ये और ये दोनों सेम, ठीक है। केस पहला ले लो, दूसरा केस ले लो, ये वन केस, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 कंसीडर करो, ये बीकर है, देखो मैं तो देखो एक मैंने बीकर बनाया था, मैंने बोला एक्सटर्नल सरफेस है, आउटसाइड इनसाइड का दोनों प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी एक केस ले लो जिसमें मेनिस्कस का सरफेस ऐसा है, कॉन्वेक्स वाला क्या था, मर्क्यूरी वाला ऐसे था। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, नॉर्मली भी देखो कि अगर मान लो तुम्हारा सरफेस ऐसा प्लेन है, तुमको अगर मैं बोलूँ इधर से प्रेशर में बढ़ाऊँ, प्रेशर अगर ज़्यादा लगाओ तो सरफेस ऐसा प्लेन था, इनिशियली फ्लैट था, फ्लैट की वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, पहले फ्लैट रहता है सरफेस, उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे हो जाता है, ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं बोलूँ एक्सेस प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में, तो मैं बोलूँ यहाँ से एक्सेस प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बोलूँ पी इनसाइड अगर ऐसा है और पी आउटसाइड ऐसा नॉर्मल है जो इधर से लग रहा है, तो इनसाइड का प्रेशर क्या है, ग्रेटर है, ये कंडीशन देखो। तीसरा कंडीशन देखो जिसमें लिक्विड जो है वो ऐसा है, ऐसा अगर है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो प्रेशर है और ये इनसाइड का प्रेशर है, इनसाइड
अभी ध्यान से देखो, अगर ये तुम्हारा सरफेस है और तुम ऊपर से प्रेशर डालो तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, बेंड कॉन्केव। तो कॉन्केव होगा तो एक्सेस प्रेशर किधर आ रहा है, ऊपर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये, ठीक है। ये हो गया बाय लॉजिक। नॉर्मली तुम्हारा लॉजिक अगर काम कर रहा है तो ये देख सकते हो तुम लोग कि हाँ भाई प्लेन सरफेस है तो ऐसा रहेगा, अगर ऊपर से प्रेशर लगा है तो ऐसा बनेगा, नीचे से प्रेशर लगा है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बाय लॉजिक हो गया, सबको समझा, ठीक है। ओके, इधर लिख दे रहा हूं बाय लॉजिक। लॉजिक से ऐसे दिखता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इक्विलिब्रियम में अगर तीनों है, ठीक है। ये एक हो गया। अभी तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड में कैसे दिया है देखो, बोर्ड मेथड में कैसे बताया है कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है, कि मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा क्यों है और बाहर का प्रेशर कम क्यों है, या अंदर का प्रेशर कम क्यों है या बाहर का प्रेशर ज्यादा क्यों है, उसका रीजन देखते हैं। अभी पहला कंसीडर करते हैं, वापस से 3 केस लेते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, ऐसे लेने वाले थे। अभी केस 1 में क्या है, प्लेन, और ये सब क्या है, वाटर, ठीक है। और वाटर जब है तो देखो तुम्हारा टेक्स्ट बुक क्या बोलता है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक क्या बोलता है कि यहाँ पे अगर एक लिक्विड मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, वाटर के एक लिक्विड मॉलिक्यूल को यहाँ पे कंसीडर करो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सरफेस टेंशन खींचेगा, यहाँ का मॉलिक्यूल भी उसको खींचेगा, दोनों साइड इक्वल फोर्स लगेंगे ना सरफेस टेंशन। तो एक मॉलिक्यूल को अगर एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स वहां पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स वहां पे लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। समझ में आया, कोई रिजल्टिंग फोर्स नहीं निकलेगा, दोनों इक्वल है, अपोजिट है, ठीक है, दोनों इक्वल है, अपोजिट फोर्स है, कोई रिजल्टेंट नहीं बनेगा। और यहाँ पे प्रेशर जितना आउटसाइड है वहां पे प्रेशर जितना इनसाइड है, तो मतलब P आउटसाइड इज इक्वल टू P इनसाइड, ठीक है। और F1 इक्वल टू F2 बोल सकते हो, यहाँ का F1 और यहाँ का F2 एक दोनों को इक्वल कर दो, ये केस पकड़ लो, ओके। अभी दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या बोलता हूँ मैं कि शेप जो है वो कैसा हो गया, कॉन्केव, शेप जो है वो कैसा हो गया, कॉन्केव। कौन सा एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, केरोसिन इन ग्लास बीकर, ठीक है, या तो वाटर इन ग्लास बीकर, दोनों के लिए ठीक है, ऐसा रहता है, ट्यूब रहता है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूँ, वापस से वो पॉइंट कंसीडर करूँ, अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, सरफेस के फ्री सरफेस के टेंजेंट पे बनाया है, ठीक है। देखो सरफेस टेंशन जो होता है ना वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, बल्क की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए मैं सरफेस पे फोर्स बना रहा हूँ ना कि अंदर फोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो सरफेस पे है तो अब इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, F नेट ऊपर आएगा ना, देखो ऐसे अगर ऐसे कोई फोर्स है तो उसका रिजल्टेंट ऊपर ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वजह से F नेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सबको दिख रहा है F नेट का डायरेक्शन, ओके। अब यहाँ से बताओ फोर्स V2 एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नीचे। अभी मैं P नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे देखो प्रेशर लिखा हूँ, यहाँ पे इसको फोर्स कंसीडर करो, सब फोर्स है ना, तो ये भी फोर्स कंसीडर करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो फोर्स क्रिएट है उसको नीचे डायरेक्शन में है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इंटरनल लगेगा, समझ में आ रहा है। इंटरनल फोर्स है, ये फोर्स है और ये F नेट का फोर्स है। अभी ये पानी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, F नेट क्या होना चाहिए, 0, मतलब जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स। अब यहाँ पे देखो अपवर्ड फोर्स कौन से हैं, 2, कौन से, Fi प्लस F नेट इक्वल टू Fi प्लस F नेट इक्वल टू F0, ये बोल सकता हूँ इक्वल टू F0, लेकिन अभी भी वो इक्वल टू नहीं है, वो इक्वल टू नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, अगर इक्वल टू रहता
अगर इक्वल टू रहता तो शेप ऑफ मेनिस्कस सेम रहता। समझ में आ रहा है? देखो नॉर्मली इक्विलिब्रियम में है, चलो ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम में मान लो क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर अभी तो शेप तो ऐसा हुआ है और बैठा हुआ है मतलब स्टैटिक है, तो इक्विलिब्रियम में हो ओके। लेकिन यहाँ से तुमको क्या पता चलता है? यहाँ से एक चीज देखो, इंटरनल फोर्स 2 है और एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 1 है। यहाँ पे दिख रहा है इंटरनल फोर्स जो है Fi का है ऊपर, ये लिक्विड का फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। अब सरफेस का कैसा है? ऐसा है, तो ये F नेट कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है ओके। अब F नेट अगर ऊपर लग रहा है, मैं बोलूँ 2 फोर्स अंदर की साइड है और उसको एक फोर्स बाहर की साइड बैलेंस कर रहा है। 2 फोर्स अंदर की साइड है, प्रेशर जो है देखो, प्रेशर आउटसाइड देखो, इसको कैसे मान सकते हो? एक नीचे वाला प्रेशर, ये प्रेशर जो आउटसाइड है, आउटसाइड का जो फोर्स है उसको नीचे से कितने फोर्स आए? 2, एक F नेट ऊपर और एक Fi ऊपर। ये दोनों को किसको बैलेंस करना है? F0 को। F0 किसको बैलेंस कर रहा है? 2 फोर्स को बैलेंस कर रहा है। F0 किसको बैलेंस कर रहा है? 2 फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो मैं बोलूं प्रेशर किसकी ज्यादा है? F0 के पास, क्योंकि फोर्स किसकी ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? F0 के पास। अगर F0 और Fi का कंपैरिजन करूं, सिर्फ F नेट को छोड़ो, F नेट को मारो, F नेट को छोड़ो, F0 और Fi का कंपैरिजन करो तो किसका फोर्स ज्यादा है? F0 का फोर्स ज्यादा है। इन शॉर्ट प्रेशर एट पॉइंट O इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट। समझ में आया? देखो फोर्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि 2 फोर्स को बैलेंस करना है, सिर्फ Fi को बैलेंस नहीं करना है, Fi के साथ F नेट को भी बैलेंस करना है जो कि ऊपर आ रहा है, इनको बैलेंस करने के, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो एक्सेस, इसकी वजह से जो एक्सेस फोर्स कौन लगा रहा है? F0 लगा रहा है, ताकि इक्वल टू साइन आए ना। समझ में आ रहा है? इक्वल टू साइन लाने के लिए इसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसकी वजह से? F नेट की वजह से। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। ये लॉजिक देख लो, लॉजिक भी यहाँ पे जैसा मेनिस्कस कैसा है? कॉन्केव, तो ऑब्वियसली कॉन्केव मेनिस्कस से मतलब ऐसा फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये तो सीधा होता, ये ऐसे होता, यहाँ पे फोर्स लगा ज्यादा, तभी तो ये ऐसे बनेगा ना कॉन्केव, ठीक है। अभी तीसरा देखो, तीसरा केस है मर्क्यूरी वाला ले लो। मर्क्यूरी में मेनिस्कस कैसे रहता है? ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट अगर कंसीडर किया, एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे है, तो F नेट का डायरेक्शन किधर है? इधर। F नेट का डायरेक्शन किधर है? नीचे। और अगर F नेट का डायरेक्शन नीचे है और यहाँ से क्या आ रहा है? F0 और यहाँ से क्या जा रहा है? Fi। इंटरनल बोलो या लिक्विड बोलो, कुछ भी बोलो। तो यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम देखो तो टोटल अपवर्ड फोर्स कौन से है? टोटल अपवर्ड फोर्स की देखी है Fi, जो इक्वल टू किसके कर रहा है? F0 प्लस F नेट। मतलब ये Fi को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है F नेट के अगेंस्ट भी, क्योंकि उसको किसके इक्वल करना है? F0। तो मतलब बोलूं प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। समझ में आया? यहाँ पे प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, ठीक है। कितना एक्सेस है? F नेट का एक्सेस है। बोल सकते हैं ना प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, कितने का? F नेट। यहाँ पे भी प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड, कितने का? F नेट। इसका मतलब कि अगर मेनिस्कस कॉन्केव है, ध्यान से सुनना, आगे भी डेरिवेशन में बोलूंगा, इस पे ध्यान से सुनो कि अगर कॉन्केव मेनिस्कस है तो एक्सेस प्रेशर कहाँ है? बाहर। मतलब ऊपर से थोड़ा सा अगर अंदर आओ तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। और अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो प्रेशर कहाँ है? ज्यादा अंदर। तो अंदर से ऊपर जाओ तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। ये तुमको अभी नहीं गया, समझ में आ रहा है? अभी मैं इसका एक्सप्रेशन और डेरिवेशन करूंगा तब समझे, ठीक है। डेरिवेशन करने के बाद एक और सीबीएसई बोर्ड से मैं सिखाऊंगा कि एक्सेस प्रेशर कैसे पता लगाना, ठीक है। कैपिलरी में अच्छे से समझ में आए। तो ये समझा तीनों पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट समझा? एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड,
अभी इतना पता चल गया कि सर लिक्विड का आउटसाइड फोर्स भी ज्यादा हो सकता है कभी कभी अगर कॉन्केव मेनिस्कस है, अगर मेनिस्कस कॉन्केव है तो मेनिस्कस कॉन्वेक्स है। तो लॉजिक क्या बोलता है कि प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड। यहाँ पे प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर। सबको समझ रहे हैं? अब प्रेशर तो ग्रेटर है लेकिन कितने से ग्रेटर है? 2T/R से ग्रेटर है। कितने से ग्रेटर है? 2T/R। देखो ना PO को बाहर लेके जाओ यहाँ पे, तो PI जो इंटरवल है, ठीक है, वो PO से कितना ग्रेटर है? 2T/R ग्रेटर है, ठीक है। तो अभी ये जो 2T/R का एक्सप्रेशन है वो कैसे आता है वो देखते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे? लिक्विड ड्रॉप लिखा है मैंने इधर, लिक्विड ड्रॉप। तो पहले लिक्विड ड्रॉप निकालते और पता करते कैसे आएगा फिर उसके लिए। ये तुम्हारा लिक्विड का ड्रॉप, ये क्या है? लिक्विड का ड्रॉप। अभी जो लिक्विड ड्रॉप है यहाँ पे सारा लिक्विड फिल है, लिक्विड पूरा फिल है। अब ये सरफेस देखो, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसको तुम क्या बोल सकते हो? इंटरफेस। ये तुम्हारा इंटरफेस है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे है, ये तुम्हारा इंटरफेस, ठीक है। अभी प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? कॉन्केव है, सरफेस कैसा है? ऐसा कॉन्केव, इनसाइड। तो प्रेशर इनसाइड और ये प्रेशर आउटसाइड, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसा बोलो प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है? हाँ हम लिक्विड को, ठीक है। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है? लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है, और कैसा है? कॉन्केव। ये कैसा है? कॉन्केव मेनिस्कस है। तो कॉन्केव मेनिस्कस अगर है तो ऑब्वियसली इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ये मैंने माना है, अजम्पशन किया है। अभी अजम्पशन का ये फैक्ट है लेकिन इसको प्रूव करना है मुझे। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिए। अभी मैं मानता हूँ कि मैंने इस पर वर्क डन किया, वर्क डन किया इतना कि इसका जो एरिया था मैंने इसको बढ़ा दिया। इनिशियल रेडियस क्या होगा? इसको r कंसीडर करो और इसको मैंने डेल्टा r से बढ़ा दिया। अगर मैं डेल्टा r से बढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसा बोलूँ कि सरफेस एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। अगर सरफेस एनर्जी को मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं इन शॉर्ट बोलूँ मैंने वर्क किया। वर्क क्यों किया? क्योंकि सरफेस एनर्जी बढ़ाना था। क्यों बढ़ाना था? क्योंकि एरिया बढ़ाना था। तो मैं ऐसा बोलूँ कि जो मैंने वर्क डन किया, वर्क डन फॉर लिक्विड एक्सपांशन is equal to what? change in surface energy, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। जो मैंने वर्क डन किया लिक्विड के एक्सपांशन में तो क्या हो गया? सरफेस एनर्जी। अब यहाँ पे देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसको इक्वल करेंगे बाद में, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो फोर्स क्या हो सकता है? प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो क्या होगा? प्रेशर इंटरनल, जैसे मैंने माना है कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर इंटरनल माइनस प्रेशर आउटसाइड इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब प्रेशर इनटू एरिया मतलब PI माइनस PO। एरिया क्या होता है? एरिया, इसका एरिया क्या है? 4πr²। πr² नहीं, सरफेस एरिया बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया, ठीक है, 4πr²। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r, समझ रहे हो? सबको समझ रहे हैं ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा r का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या बोल सकते हो कि PI माइनस PO 4πr² इनटू डेल्टा r, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन बन रहा है, एक एक्सप्रेशन बन रहा है, ओके, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन डाला है हम लोग ने। इक्वल टू किसके होगा? चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया, T डॉट dA। तो T क्या है? सरफेस टेंशन
एरिया मतलब चेंज, मतलब एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, ठीक है। अब एरिया फाइनल क्या है, 4, एरिया क्या फाइनल है 4 पाई आर, देखो कैसा है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर इक्वल या कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। यहाँ से 3 निकालो, 4 पाई को ऐसे कर दो, ठीक है, और इसको करो a प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा t, इधर से बनाओ इसको मल्टीप्लाई करो बाहर, अंदर से 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो फटाफट क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये जो है ना ये वैल्यू डेल्टा आर मतलब चेंज बहुत ही कम है। अगर सिंस डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल देन स्क्वायर ऑफ डेल्टा आर का स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, क्योंकि डेल्टा भी पॉइंट है, समझो 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01, तो इसको नेग्लिजिबल है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तब कैसा आएगा तुम्हारा फॉर्मूला, देखो तो यह आएगा pi माइनस po 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू टी डॉट, क्या है यहाँ से डेल्टा आर को निग्लेक्ट कर दिया, इसको निग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बचा यहाँ से 4 आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बस यही बचा, क्या बचा 3 टू 8 पाई आर डेल्टा आर। अब ये इक्वेट करो, ये डेल्टा आर कैंसिल, ठीक है, ये एक आर कैंसिल पाई कैंसिल 4 2 सा, तो यहाँ पे आया 2t, इधर आया pi माइनस po इंटू आर, देयरफॉर pi माइनस po इक्वल टू 2t अपॉन, सबको समझा, ठीक है, सबको समझा। इसको बोलते हैं बाय सरफेस एनर्जी मेथड, अच्छा मेथड बाय सरफेस एनर्जी मेथड। ये मेथड से मैंने डिराइव किया कि चेंज इन द प्रेशर यानी कि डेल्टा पी जो कि एक्सेस प्रेशर है क्या होता है 2p अपॉन आर। समझ में आया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या करना है आगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप जिसको निकालना है 2p अपॉन आर। अब इसके बाद कैपिलरी राइज करेंगे तब सरफेस टेंशन खत्म होगा, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, और फ्लूइड डायनामिक्स के बाद न्यूमेरिकल्स।